नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकर। दोस्तों, रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, वो 3 कंट्रीज के विजिट पे गए हैं। सबसे पहले वो जापान गए थे, उसके बाद पापुआ न्यू गिनी और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वो गए हैं। इसमें से ये जो पापुआ न्यू गिनी वाला विजिट था, ये आप लोग कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा प्राउड वाली चीज़ यहाँ से हम लोग को लगातार देखने को मिली है। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था कि यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनने प्राइम मिनिस्टर मोदी का पैर भी छुआ, और इसके बाद अब क्या हुआ कि फिजी और इस कंट्री यानी पापुआ न्यू गिनी का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है वो मिला है मोदी जी को। यहाँ आप लोग देख सकते हैं एनडीटीवी का ये आर्टिकल है, इसमें लिखा है पीएम कन्फर्ड विद हाईएस्ट सिविलियन ऑनर बाय फिजी एंड पापुआ न्यू गिनी। फिजी का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसका नाम है द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, और उसके बाद अगर आप लोग पापुआ न्यू गिनी का जो अवार्ड है उसका नाम अगर आप लोग देखोगे तो वो है ग्रैंड कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ लोगोऊ। ये इनको दिया है गवर्नर जनरल सर बॉब डदाई ने, जो पापुआ न्यू गिनिया के गवर्नर जनरल है। गवर्नर जनरल यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि आप लोग को पता होगा कि आज भी बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो पॉलिटिकली तो ऐसे तो आज़ाद है, लेकिन अभी भी ब्रिटेन के जो मोनार्क है उसी के अंदर होता है। तो यहाँ का प्रेसिडेंट आप लोग कह लो या मोनार्क आप लोग कह लो, वो है चार्ल्स III, जो कि यूके के मोनार्क है। और यहाँ पर होता है गवर्नर जनरल और उसके नीचे होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के अंदर पूरा जो कंट्री है वो रन करती है। तो रिपब्लिक ये नहीं है कंट्री, और दूसरा ये कम्प्लीटली सॉवरेन नहीं है ऐसा कहा जा सकता है। अभी भी यूके के जो मोनार्क है उनका इस पे रूल है, भले ही कुछ पावर यहाँ से रिलेटेड उनके पास हो या ना हो। तो इन अवार्ड्स के बाद अगर आप लोग देखो तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उनके पास काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स हो चुके हैं। ऐसे जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होते हैं कंट्री के, ऐसे टोटल 12 अवार्ड उनके पास हो चुके हैं। यहाँ पर पूरी लिस्ट है, आप लोग देख सकते हो। सऊदी का हो गया, उसके बाद अफगानिस्तान का अवार्ड इनको मिला है, पैलेस्टाइन का भी जो अवार्ड है वो इनको मिल चुका है, रशिया, मालदीव्स, बहरीन, उसके बाद यूएसए, भूटान। और इसी मीटिंग में जो ये वाली मीटिंग थी पापुआ न्यू गिनी का, इसी में इनको जो रिपब्लिक ऑफ पलाऊ है उसका भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो था वो मिला है। तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज से इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुका है। और इसके बाद बाकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उसके भी जो काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड होते हैं वो भी मोदी जी को मिल चुके हैं। जैसे कि सियोल पीस प्राइज हो गया, यूएन का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड हो गया, फिलिप कोडलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड हो गया, ग्लोबल गोल्ड अवार्ड हो गया। इस तरीके के काफ़ी अवार्ड आप लोग देखोगे अगर तो इनको मिल चुके हैं। ये सब तो चलो अलग चीज हो गई, इसके बारे में मैंने सोचा था आप लोग को बता दूं, ये न्यूज आई थी। तो उसके अलावा अभी क्या हुआ है कि पापुआ न्यू गिनी में इनकी एक मीटिंग थी, फोरम फॉर इंडो पैसिफिक आइसलैंड कोऑपरेशन की ये मीटिंग थी, जिसको मोदी जी ने अटेंड किया। ये फोरम फॉर इंडो पैसिफिक आइसलैंड कोऑपरेशन है क्या? दरअसल ये आप लोग को बता दूं कि 14 जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं यहाँ की, इन सब ने मिलके इंडिया के साथ एक ग्रुप बना लिया है, जिसमें कॉपरेशन की बात की जाती है इंडिया की इन कंट्रीज के साथ, और आपस में भी बाकी सब कंट्रीज की। इंडिया इनको जो भी हेल्प प्रोवाइड कर सकता है, चाहे पैसे से हो गया, चाहे अपनी एक्सपीरियंस से, टेक्नोलॉजी से, वो ये प्रोवाइड करता है। और बहुत से मैटर में इस ग्रुप के अंदर ये सब कॉपरेट करती हैं। इसी की मीटिंग चल रही थी। जो पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर थे जेम्स मरापे, ये वही है जिनने रिसीव करते हुए, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, प्राइम मिनिस्टर मोदी के पैर छू लिए थे। इनने ये कह दिया इंडिया को कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि हम लोग का मानना है कि इंडिया जो है वो लीडर है ग्लोबल साउथ का। नाउ ये अगर आप लोग देखो तो काफी बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो ये वो मैजिकल 7 वर्ड्स है जो कि इंडिया और चाइना दोनों ही काफी टाइम से सुनना चाह रहे थे। दोनों ही कंट्रीज में आप लोग कह सकते हो कि एक तरीके से कंपटीशन चलता है काफी टाइम से ग्लोबल साउथ का लीडर बनने के लिए। तो उसको देखते हुए आप लोग समझ सकते हो कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ग्लोबल साउथ दरअसल क्या है ना कि वो टर्म है जो कि डिनोट करता है इन कंट्रीज़ को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जो यहाँ पर रेड कलर में कंट्रीज़ हैं इनको डिनोट करता है ग्लोबल साउथ टर्म, और जो ब्लू कलर में कंट्रीज़ हैं वो कहलाती है ग्लोबल नॉर्थ। ये जो कंट्रीज है जो रेड कलर में, ये आप लोग को साउथ में ही मिलेंगी, इसीलिए इनको ग्लोबल साउथ कहा जाता है। नाउ सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्योंकि मैं इन लोग को ग्लोबल साउथ कह रहा हूँ, ग्लोबल नॉर्थ कह रहा हूँ, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये जो टर्म है ये ज्योग्राफिकल टर्म है, या इसका कुछ और मतलब भी है? देखो क्या है ना कि अगर ये पूरी तरीके से ज्योग्राफिकल टर्म होता तो फिर तो इसको ऑस्ट्रेलिया भी इसमें होना चाहिए। तो ज्योग्राफी की वजह से इसको साउथ का नाम जरूर दिया गया है, लेकिन ये जो कंट्रीज है इसमें कुछ कॉमनैलिटीज हैं, इसीलिए इस टर्म को ज्योग्राफी के साथ जोड़ के मत देखना। ऐसा नहीं है कि जो इक्वेटर है उसके ऊपर की जो कंट्रीज है वो ग्लोबल नॉर्थ हो गई, इक्वेटर के नीचे की जो कंट्रीज है वो ग्लोबल साउथ हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल बात क्या है ना कि नॉर्थ में अगर आप लोग देखो तो ये जो कंट्रीज है ना, ये काफ़ी टाइम से डोमिनेटिंग कंट्रीज रही हैं।
ये जनरली डेवलप्ड कंट्रीज हैं। यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो काफ़ी अच्छी रैंकिंग है उसकी। इसमें इनने पास्ट में रूल किया है दूसरी कंट्रीज पे जाके। यहाँ पर जो नेशनल इनकम है, जो पर कैपिटा इनकम है वो ज़्यादा है, जबकि साउथ में ये सब आप लोग को नहीं मिलेगा। ग्लोबल साउथ कंट्रीज जो है ये इकोनॉमिकली पॉलिटिकली काफ़ी टाइम से सफर्ड रही हैं। यहाँ पर लो इनकम, डेंस पॉपुलेशन, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल और कल्चरल मार्जिनलाइजेशन, ये काफ़ी टाइम से इनने फेस किया है। इसीलिए इसी डिफरेंस को देखते हुए 1969 में इनको नाम दे दिया गया। कार्ल्स ऑगलेसबी वो शख्स था जिसने नाम दिया इनको, और ग्लोबल साउथ इनको कहा जाने लगा। बेसिकली जो डिफरेंस है वो इस तरीके का है कि आप लोग समझ सकते हो कि जो ऊपर वाली कंट्रीज है ये स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है, और जो नीचे वाली कंट्रीज है ये वीक कंट्रीज हैं। ये कंट्रीज जो है ये आज के टाइम में ढूंढ रही हैं कोई ऐसी कंट्री जो इनको वाकई में सपोर्ट कर सके, इनको डेवलप करने में सपोर्ट कर सके, क्योंकि यहाँ पर लो इनकम वाली प्रॉब्लम, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी वाली प्रॉब्लम तो जो है वो है ही। बाकी होता क्या है कि इसी का फायदा उठा के जो बड़ी बड़ी पावरफुल कंट्रीज है वो इनके रिसोर्सेज और उठा ले जाते हैं। जैसे कि हाल में ही सूडान का जो क्राइसिस हुआ है उसमें आप लोग को पता होगा कि यूएसए का नाम भी आ रहा था कि यूएसए द्वारा ये कराया गया है। तो इस तरीके की चीजें, इस तरीके के जो एक्सप्लॉयटेशन है इन लोगों का वो काफी टाइम से होता आ रहा है। इंडिया ने भी पास्ट में इंपीरियलिज्म जो है वो फेस किया, आप लोग को पता होगा। तो इंडिया तो आज के टाइम में कैपेबल है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन बाकी कंट्रीज यहाँ पर आप लोग देखो ना, चाहे वो इंडो पैसिफिक की आइलैंड कंट्रीज हो गई, चाहे अफ्रीका की बहुत जो लो इनकम कंट्रीज है वो हो गई, फिर एक लैटिन अमेरिका भी आप लोग देखोगे तो वहाँ की भी कंट्रीज हो गई, ये आज के टाइम में भी उतना डेवलप्ड नहीं है। इसीलिए ये लोग ढूंढ रहे हैं अपना लीडर जो कि बाकी जो एग्रेसिव एक्सप्लॉयटेटिव पावरफुल कंट्रीज है उनसे हम लोग को प्रोटेक्ट कर सके और हमारे फायदे के लिए हमको सपोर्ट कर सके, निस्वार्थ हम लोग को सपोर्ट कर सके। ऐसे में बाकी कंट्रीज का तो हम लोग छोड़ देते हैं, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की तो बात नहीं करते, लेकिन इंडो पैसिफिक की जो कंट्रीज है ना, यहाँ पर ये यूएसए और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके पाले में जाएंगी नहीं। जाहिर सी बात है, उनका जो पास्ट है उसको ये लोग जानती हैं, वो इन लोग को पूरी तरीके से गुलामी बना लेगी। और चाइना, रशिया, इन जैसी कंट्रीज में भी अगर आप लोग देखो तो ये लोग इनको भी चाइना की जो डेब्ट और पॉलिसी है उसको देखते हुए या फिर बाकी चीजों को देखते हुए उन पे भी बहुत ज्यादा ट्रस्ट ये नहीं करती हैं। ऐसे में इंडिया ने कोविड के टाइम पे जो बाकी कंट्रीज की हेल्प की वो, या फिर यूक्रेन की जो रशिया यूक्रेन वॉर में उसके टाइम पे ह्यूमैनिटेरियन एड जो बहुत ज्यादा दिया यूक्रेन पे को। भले ही यूक्रेन से हमारी उतनी अच्छी क्लोज रिलेशनशिप नहीं थी, रशिया हम लोग का बहुत क्लोज फ्रेंड था, लेकिन उसके बाद भी ये इंडिया ने प्रोवाइड किया उसको देखते हुए। चाहे फिर टर्की में जो अर्थक्वेक आया था हाल में, उसमें इंडिया ने जो सपोर्ट प्रोवाइड किया था टर्की को, भले ही टर्की से हमारी एक तरीके से आप लोग कह सकते हो दुश्मनी ही है। फिर हाल में ही एक इंसिडेंट हुआ था इंडियन ओशियन में, चाइना का एक बोट जो था वो संक कर गया था। तो इस तरीके की चीजें जो है, इस तरीके के जो इंसिडेंट है उनको देखते हुए ये कंट्री जानती हैं कि इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो कि निस्वार्थ किसी कंट्री की हेल्प करती है। नहीं तो बाकी कंट्रीज अगर हेल्प करने आएंगी तो वो एक तरीके से हम लोग को अपना गुलामी बना लेंगी, हम लोग को फंसा देंगी, और हम लोग फिर उस चीज से एक नए तरीके के इंपेरियलिज्म का शिकार हो जाएंगे। तो ये इनका फायदा है। अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग देखो तो जाहिर सी बात है, इन कंट्रीज को इंडिया सपोर्ट करेगा तो ये कंट्रीज भी इंडिया को सपोर्ट करेंगे। डिफरेंट जो बड़े बड़े इंटरनेशनल फोरम्स होते हैं वहां पर, चाहे यूएन में कोई मीटिंग हो गई कल को इंडिया के अगेंस्ट में, तो उसमें ये लोग इंडिया के सपोर्ट में वोट करेंगी। और बाकी भी उस तरीके की काफ़ी चीज़ हो गई, उसमें इन कंट्रीज़ का सपोर्ट मिल सकता है इंडिया को। एक तरीके से इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो स्ट्रांग होगी। और भले ही देखो होता क्या है ना कि बहुत से ऐसे इंसिडेंट आप लोग को मिलेंगे पास्ट में जिसमें किसी कंट्री को डिप्लोमेटिक सपोर्ट उतना नहीं मिला है, लेकिन उसके बाद भी बाकी कंट्रीज उसका कुछ कर नहीं पाई हैं। लेकिन फिर भी इन सब के बाद भी मैं कहूँगा, और आप लोग भी ये चीज़ समझ सकते हो, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है कि डिप्लोमेसी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसका भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है और इसकी भी कंट्रीज पड़ती है, इवन की जो स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्ग कंट्रीज होती हैं उनको भी। तो ये फायदा आगे इंडिया को मिल सकता है, और इसी चीज़ के लिए ये कंट्रीज भी ये देखते हुए कि इंडिया हम लोग को सपोर्ट कर सकता है, ये कंट्रीज इंडिया को अपना लीडर मानने को तैयार है। बाकी अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन एटलीस्ट आप लोग कह सकते हो कि ये जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं ये इंडिया को लीडर मानती हैं ग्लोबल साउथ का। प्लस इसके अलावा अगर आप लोग देखो तो जो इकोनॉमी है वो चाइना की स्ट्रांग है। चाइना के पास इस समय पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ा है। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि चाइना जो है वो कैपेबल है वाकई में इनको सपोर्ट करने के लिए, और इंडिया क्या ही सपोर्ट कर पाएगा, एक आर्गूमेंट ये भी हो सकता है। लेकिन देखो होता क्या है ना
एक फैक्टर तो जैसा कि मैंने आप लोग को बता दिया कि चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी होती है, किसी कंट्री को अपने जाल में फंसा लेता है और फिर अपने अनुसार उनसे काम करवाता है, वो चीज़ को लेके ये डरती हैं। इसके अलावा भी अगर आप लोग देखो तो इंडिया, चाइना और ये सब कंट्रीज भी है, इन सब ने वेस्ट के हाथों सफर किया है पास्ट में, राइट। यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज जो थी, यूरोपियन कंट्रीज जो थी, उनने यहाँ पर रूल किया है। लेकिन इंडिया जो है वो बात करता है पीस की, फॉरगिवनेस की और फ्यूचर की बात करता है। वहीं अगर आप लोग चाइना की जो इमेज है वो एक तरीके से देखो इस समय, तो इसकी इमेज वेस्ट के अगेंस्ट बन चुकी है। यानी कि ऐसी इमेज इसकी बन चुकी है कि ये वेस्ट के साथ लड़ाई चाहता है, वेस्ट को लेके एग्रेसिव है, एक तरीके से राइवल है वेस्ट का। ऐसे में अगर ये लोग चाइना को अपना लीडर बनाती हैं, चाइना से अपने क्लोज रिलेशन बनाती हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो इनके अगेंस्ट में हो जाएगा। पर अभी भी वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो काफी बड़ा जो पावर है वो होल्ड करती है अपने पास, उनकी भी जरूरत पड़ेगी इन कंट्रीज को। और साथ ही साथ ये कंट्रीज भी ये जो आर्गुमेंट है इसको शेयर करती हैं कि हम लोग को लड़ाई नहीं चाहिए, हम लोग को अपनी जो डेवलपमेंट है वो करनी है, अपनी जो ग्रोथ है वो करनी है। ये चीज देखते हुए भी ये इंडिया को ही अपना लीडर जो है वो समझती हैं। प्लस एक फैक्टर ये भी है कि इंडिया के जो रिलेशन है इस समय आप लोग देखो तो वो दोनों से ही बनते हैं। चाइना से भी अच्छे रिलेशन है, यानी कि ये जो ईस्टर्न ब्लॉक है यहाँ से भी अच्छे रिलेशन है, वेस्टर्न ब्लॉक जो है वहां से भी अच्छे रिलेशन है। इंडिया एससीओ हो गया, ब्रिक्स हो गया, इन सब का भी मेंबर है, साथ ही साथ G7 का, G20 का, इन सब का भी मेंबर है। तो ये कंट्रीज ये बात जानती हैं कि इंडिया जो है वो इनकी वॉइस सिर्फ ईस्टर्न ब्लॉक वाली जो कंट्रीज है, यहाँ पर जो कंट्रीज है उन्हीं के सामने ही नहीं बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज के सामने भी इनकी जो वॉइस है उसको रख सकता है, इनकी जो डिमांड है उसको पूरी करवा सकता है। G7 तक इनके जो आर्गूमेंट्स है, इनकी जो व्यूज है उसको पहुंचा सकता है और इनको फायदा दिला सकता है। G7 में आप लोग को पता होगा कि इंडिया जो है वो मेंबर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हर साल इनवाइट किया जाता है इंडिया को, इसकी बढ़ती हुई इंपॉर्टेंस देखते हुए। वहीं चाइना जो है उसको इसमें इनवाइट बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। प्लस ये कंट्रीज ये भी जानती हैं कि इंडिया जो है वो जल्दी किसी कंट्री के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करता है, दूर से ही अपनी जो मदद है पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत से आप लोग कह सकते हो वो करता है। अफगानिस्तान का जैसे एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो। अफगानिस्तान में हुआ क्या है कि इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है यहाँ पर जिसने ऐसा कहा जा सकता है कि वाकई में मदद की हो, निस्वार्थ मदद की हो अफगानिस्तान की। यूएसए ने जो किया वो यूएसएसआर को या फिर रशिया को यहाँ से दूर हटाने के लिए किया था, उसका इन्फ्लुएंस यहाँ पर नहीं बढ़े इसलिए किया था। वही चाइना ने जो यहाँ का मिनरल्स है उसको एक्सप्लॉइट करने के उद्देश्य से, उस पर अपना जो हक है वो बढ़ाने के उद्देश्य से जो मदद की है, जो भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस अपना फैलाया है वो फैलाया है। जबकि इंडिया अगर आप लोग देखो तो वो खुला बिना किसी स्वार्थ के आप लोग ऐसा कह सकते हो कि इन कंट्रीज की मदद करता है। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए एटलीस्ट इंडो पैसिफिक की जो आइलैंड कंट्रीज है वो तैयार है इंडिया के पीछे खड़े होने के लिए। ये जो पूरा स्टेटमेंट है जो पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या है कि यू आर द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, वी विल रेडी टू रैली बिहाइंड योर लीडरशिप। तो ये कंट्रीज एटलीस्ट इंडिया को मान चुकी है। अब इंडिया को चाहिए कि अपना जो इन्फ्लुएंस है वो अफ्रीका भी और जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है उसमें भी फैलाए। इंडिया धीरे धीरे इसके लिए काम कर भी रहा है। ग्लोबल साउथ के जो इश्यूज है वो इंडिया उठाता है, खासकर से अभी जो G20 मीटिंग हुई थी उसमें काफी ज्यादा ग्लोबल साउथ की इश्यूज इंडिया ने उठाए थे। उसके बाद एक बार ये कंट्रीज भी इंडिया को अपना पॉजिटिव जो सपोर्ट है वो दे देंगी, अपना जो लीडर है वो मानने लगेंगी। तो ऐसे इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर आप लोग कह सकते हो कंप्लीटली बन जाएगा और ये एक माइलस्टोन होगा इंडिया के लिए टू ग्रो बनने की ओर। तो ये है पूरा वीडियो गाइस। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।